Good morning, students. Welcome to our online chemistry classes गुरुजी 4.0। हम प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हमने 2021 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया था। आज की क्लास में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है जो कि अपने सिलेबस में नहीं है, रिड्यूस सिलेबस में है, तो ये अपने को नहीं करना है। इसके बाद में है कि द कंपाउंड हैविंग हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट इन एक्वस सॉल्यूशन इज। तो आपको ये देखना है कि जो केसीएल है, केसीएल क्या है, इसका अगर हम आयोनाइजेशन करते हैं तो यहाँ पे दो आयन बनते हैं, के प्लस प्लस सी एल माइनस। ठीक है, तो इसके वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी 2। K2SO4 का अगर हम आयोनाइजेशन करते हैं 2K प्लस प्लस SO4 2 माइनस, कितने आयन फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे 3, यानी कि वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू यहाँ पे 3 आ गई। NaCl में फिर से क्या होगा, 2 आयन्स ही फॉर्म होंगे। ठीक है, तो वांट ऑफ फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। MgSO4 में यहाँ आयन बनेंगे Mg2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, तो यहाँ पे भी आयन कितने हैं 2। तो जहाँ मैक्सिमम आयन बनेंगे वहाँ पे ही वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अपना आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, K2SO4। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लॉट बिटवीन LNR एंड T फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज। यानी कि यहाँ पे हमें LNR और T के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो बेटा यहाँ पे जो इक्वेशन बनती है वो y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी की बनती है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, y एक्सिस पर आएगा LNR, ठीक है, और यहाँ x एक्सिस पर आएगा अपना कौन t, तो यहाँ हम LNR y एक्सिस पर लिखेंगे और x एक्सिस पर क्या लिखेंगे, t लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे माइनस साइन है, इसका मतलब यहाँ पे नीचे की ओर आती हुई क्या होगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी जिसका स्लोप होगा -k/2.303, और इसका इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट हो जाएगा LNR नोट। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसके बाद में जो फोर्थ ऑप्शन है वो फोर्थ क्वेश्चन अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, उसके बाद में है द मेटल शोविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज। यानी कि ये अपने डी ब्लॉक से आया है कि कौन सी मेटल है जो मैक्सिमम नंबर में ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करती है, तो ये इनमें से आ जाएगी अपनी मैग्नीज। ठीक है, और इसकी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +7। ठीक है, इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन कि द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इज। यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। तो बेटा मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि निकल टेट्रासाइनाइड है, उसकी जो ज्योमेट्री, उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है DsP2 होता है और स्ट्रक्चर बनती है स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, यहाँ निकल टेट्राकार्बोनिल है, इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो आएगी, आप जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 और टेट्राहेड्रल इसी की स्ट्रक्चर हो जाएगी। ठीक है, टेट्राहेड्रल इसकी स्ट्रक्चर होगी। यहाँ देखो इसकी, इसमें आएगा DsP3, तो यहाँ तो इसकी क्या होगी, यहाँ इसकी स्ट्रक्चर होगी ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, और यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल, इसलिए अपना आंसर जाएगा क्या, टेट्राकार्बोन कार्बोनिल निकल। ठीक है, यानी कि मैंने आपको ये भी बता रखा है कि अगर किसी मेटल के साथ सारे के सारे लिगेंड कौन से हैं, कार्बोनिल है, तो वो मेटल अपनी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी। तो यहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0 है। ठीक है, इसके बाद में है द कंपाउंड हैविंग हाईएस्ट कार्बन हैलोजन बॉन्ड लेंथ इज। तो आप सबको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आंसर क्या जाएगा अपना CH3I, क्योंकि I जो अपना हेलो एटम है उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, उसकी साइज बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे ऐसा CX बॉन्ड जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी वो अपना क्या हो जाएगा, CH3I हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद में दे रखा है कि द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ, ये ईथर है आपका, मेथॉक्सी मेथेन है ना, उसके बाद में है प्रोपेनॉल और अपना प्रोपेन। इनमें सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, यानी कि अपने को असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर एल्केन, ईथर
और अल्कोहल के जो मॉलिक्यूलर वेट है वो अप्रोक्सली क्या है, सेम है। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि इन तीनों में से सबसे हाईएस्ट जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो आपके अल्कोहल का होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पाई जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद में आएगा ईथर का, और सबसे लीस्ट किसका हो जाएगा, प्रोपेन का। तो ये ऑर्डर क्या होगा, सबसे हाईएस्ट होगा आपके अल्कोहल का, तो CH3CH2OH। उसके बाद में किसका आएगा बेटा, आपके ईथर का CH3OCH3, और उसके बाद में किसका आ जाएगा, CH3CH2CH3। ठीक है, इन्होंने ऑर्डर मांगा है असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर मांगा है, तो यहाँ पे आंसर जाएगा कौन सा, अपना सी ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, या इसके बाद में देखिए आप, द अमीन हैविंग लोवेस्ट पीकेबी वैल्यू इज। देखिए बेटा, आप सबको पता है कि जो अमीन्स होती हैं उनकी बेसिसिटी, उनकी बेसिसिटी के लिए हम क्या लिखते हैं कि अगर केबी की वैल्यू ज़्यादा है और पीकेबी की वैल्यू कम है तो वो अमीन क्या होगा, उसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। यहाँ इसका मतलब ये हमसे ये पूछ रहा है कि पीकेबी की वैल्यू किसके लिए मिनिमम है। इसका मतलब क्या हुआ कि पीकेबी की वैल्यू का कम होना उसकी बेसिसिटी का ज्यादा होना है। तो ये पूछ रहा है अपने को किस में से बेटा, ये मिथाइल एमीन में पूछ रहा है। तो मिथाइल एमीन के लिए ऑर्डर क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन में मिथाइल अमीन के लिए बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होता है बेटा, 213, 213, यानी कि 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री। तो 2 डिग्री अमीन की जो बेसिसिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, यानी कि पीकेबी की वैल्यू सबसे कम होगी। तो 2 डिग्री अमीन अपना ऑप्शन बी में है। एक्वस में आपको याद रखना है कि आपकी मिथाइल अमीन के लिए क्या होगा, इसकी बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है, और अगर हम इथाइल एमीन की बात कर ले, किसकी बात कर ले, इथाइल अमीन की बात करें बेटा, तो उसके लिए और जो ऑर्डर होगा वो होगा 231, यानी कि 2 डिग्री, 3 डिग्री और फिर लास्ट में 1 डिग्री। ये आपको ऑर्डर याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद में है हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स में पहला जो है वो अपने कोर्स में नहीं है। उसके बाद में है कि हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन है, उसमें कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है। तो हीमोग्लोबिन में आपकी आयरन मेटल क्या होती है, प्रेजेंट होती है। उसके बाद में ये पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ रेसेमिक मिक्सर इज। ठीक है, रेसेमिक मिक्सर के ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू कितनी होती है। तो बेटा मैंने आपको बता रखा है कि रेसेमिक मिक्सर में क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी, इन दोनों कंपाउंडों की जो अमाउंट होती है वो इक्वल अमाउंट होती है, यानी कि 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और 50% ही लेवो रोटेटरी होता है। ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, जिससे कि हमारा रेसेमिक मिक्सर क्या हो जाता है, उसमें कोई रोटेशन नहीं पाया जाएगा, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, यानी कि वहां पे ये आंसर क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि ऑप्टिकल रोटेशन क्या होगा, उसका जीरो होगा। ठीक है, उसके बाद में है कि डैश इज लेस वोलेटाइल अमंग ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड पैरानाइट्रोफिनोल। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल, ये आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है और ये आपका पैरानाइट्रोफिनोल है। इनमें से ये पूछना चाह रहा है कि इसमें इन दोनों में से कौन कम क्या होता है, वोलेटाइल नेचर का होता है। तो बेटा आपको याद रखना है, जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल होता है उसमें इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है किसमें, आपके ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में। जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल में कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, पैरानाइट्रोफिनॉल में होती है इंटरमोलिक्यूलर, इंटरमोलिक्यूलर। ठीक है, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है पैरानाइट्रोफिनॉल में। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका पैरानाइट्रोफिनॉल है उसमें इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होने के कारण ये क्या होता है, कम वोलेटाइल होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन हो जाएगा, पैरानाइट्रोफिनॉल। कौन हो जाएगा, पैरानाइट्रोफिनॉल। ठीक है, उसके बाद में है,
इसके बाद में क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रीजन ऑफ एग्जिबिटिंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ बाय द सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। कहना चाह रहा है कि अगर क्लोरोफॉर्म और एसीटोन दोनों का क्या मिला दिया जाए, दोनों को मिला करके सॉल्यूशन बना दिया जाए, तो बनने वाला जो सॉल्यूशन है वो राउल्ट्स लॉ से क्या करेगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो बेटा मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था कि अगर जब दो कंपोनेंट को मिलाने पर जो सॉल्यूशन बनता है, अगर उन दोनों कंपोनेंट के बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाता है, उन दोनों कंपोनेंट के बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाता है, किसके कंपेयर में, प्योर फॉर्म के कंपेयर में अट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो वहां पे सॉल्यूशन राउल्ट लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करता है। जैसे ही हम क्लोरोफॉर्म में एसीटोन को मिलाते हैं तो वहां क्या होता है, वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के कारण क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में क्या हो जाता है, अट्रैक्शन बढ़ जाता है। कुछ इस तरीके से देखिए, ये आपका एसीटोन, ठीक है, और यहाँ इसके साथ मिक्स किया हमने क्लोरोफॉर्म को, हमने किसको मिक्स किया, क्लोरोफॉर्म को मिक्स किया, तो इनके बीच में क्या बन गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण यहाँ पे क्या है, ये राउल्ट्स लॉ से क्या शो करता है बेटा, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, उसके बाद में ये पूछ रहा है राइट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या करना है, हमें रेट कांस्टेंट की यूनिट बतानी है, और रेट कांस्टेंट की यूनिट के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था, मोल पर लीटर की पावर 1 - n टाइम इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप k इक्वल्स टू, जब n की जगह क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे, तो हमें यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये आपकी जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगी बेटा, ये यूनिट हो जाएगी रेट कांस्टेंट की। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो राइट द नेम्स ऑफ मेटल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ब्रास। ब्रास में कौन से मेटल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो बेटा ब्रास में आपका कॉपर और क्या प्रेजेंट होगा, जिंक। ये एक अलॉय है जो कॉपर और जिंक के मिक्सर से बनती है। ठीक है, तो ये इसका क्या है, यानी कि ब्रास में प्रेजेंट एलिमेंट्स है ना। इसके बाद में है डिफाइन कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन। ये पॉलीहेड्रोन क्या है, कोऑर्डिनेशन, बेटा एक तरीके से मैं इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही कह सकती हूँ। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या होता है कि मेटल के अराउंड लिगेंड्स क्या करते हैं, एक 3D स्ट्रक्चर में अरेंज होकर के एक विशेष टाइप की स्ट्रक्चर को बनाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, उसी को हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन। वापस से सुन लीजिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मेटल के अराउंड लिगेंड्स क्या करते हैं, आपस में जुड़ करके एक 3D स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं, और वो 3D स्ट्रक्चर ही क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन कहलाती है। ठीक है, अब है आपका कि जो हमें कंपाउंड दिया गया है उसका हमें IUPAC नेम लिखना है, K3AlC2O4 होल थ्राइस। ठीक है, अब देखिए पहले, सबसे पहले आप इस कंपाउंड को देखिए, यहाँ पे लेफ्ट में आ रहा है पोटेशियम और राइट में आ रहा है ये पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर यहाँ नेगेटिव नेचर का है। कैसी नेचर का है, नेगेटिव। और मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नेगेटिव होता है तो उस मेटल के लास्ट में सफिक्स क्या जोड़ते हैं हम, 8। ठीक है, अब सुनो, अब यहाँ पे सबसे पहले अपन किसका नाम लिखेंगे, हमारे कैटाइन का नाम लिखेंगे, पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम। अब कैटाइन का नाम लिखने के बाद में हमें एनाइन का नाम लिखना है, तो थोड़ा गैप देंगे आप। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पे लिगेंड एक जैसे ही हैं तीनों, और कौन सा लिगेंड है आपका, ऑक्सिलेटो लिगेंड है। तो यहाँ पे मैं ट्राई भी लिख सकती हूँ, ट्रिस भी लिख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ ऑक्सिलेटो के लिए आप ट्रिस का भी यूज कर सकते हैं और ट्राई का यूज भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको ट्राई लिख रही हूँ, ट्राई ऑक्सिलेटो, ट्राई ऑक्सिलेटो। ठीक है, लिगेंड का काम हो गया। अब उसके बाद में लिगेंड का नाम लिखते ही हमें क्या करना पड़ता है, मेटल का नाम लिखना पड़ता है। मेटल कौन सी है, एल्यूमिनियम है, लेकिन इसमें मेरे को 8 जोड़ना पड़ेगा, तो एल्यूमिनेट।
लिख दिया, ठीक है। अब आगे मेरे को स्मॉल ब्रैकेट लगाना है और स्मॉल ब्रैकेट में मेरे को मेटल की क्या लगानी है, ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखा रखा है। देखिए पोटेशियम आपके ग्रुप फर्स्ट से है, 3 पोटेशियम है, तो इसके ऊपर चार्ज भी कितना होगा, +3 होगा, ठीक है। उसके बाद में एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालनी है, X मान लिया। ये देखिए आपका जो ऑक्जेलेटो लिगेंड है बेटा, ये बाइडेंटेट लिगेंड है, और बाइडेंटेट लिगेंड है तो यहाँ आपको पता है कि एक ऑक्जेलेटो पर -2 चार्ज होता है, तो 3 ऑक्जेलेटो पर यहाँ पे कितना चार्ज हो गया, -6 चार्ज हो गया, इक्वल्स टू क्या कर देंगे, 0। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, +3। और जनरली आपको वैसे भी याद रखना है एल्यूमिनियम एग्जिस्ट करती है +3 में ही, ठीक है। एल्यूमिनियम +3 में, आपका सिल्वर +1 में। तो आप, और जैसे कि कोबाल्ट है, कोबाल्ट और क्रोमियम अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में है तो वो ऑलवेज +3 में ही होती है। ये आपको थोड़ा सा रिमाइंड रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में क्या लिख दूंगी, +3, ठीक है। तो ये अपने इस कॉम्प्लेक्स का क्या हो गया, नाम हो गया। आगे देखिए, आगे ये दे रखा है, राइट द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय CONS3 होल 6, CrCN होल 6 एंड CrNS3 होल 6 एंड COCN होल 6। एक बार आप नोट करेंगे कि आप एक बार इस कंपाउंड को देखो और फिर इस कंपाउंड को देखो। आपने कोई चीज नोट की कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में चेंजेस हुए हैं लिगेंड्स के। जो लिगेंड कोबाल्ट के साथ जुड़े हुए थे अब वो क्रोमियम के साथ जुड़ गए, और जो क्रोमियम के साथ जुड़े हुए थे वो किसके साथ जुड़ गए, कोबाल्ट के साथ। यानी कि इनके कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगेंड्स का एक्सचेंज हुआ है। तो यहाँ पे जो आइसोमेरिज्म है वो है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कौन सी आइसोमेरिज्म है बेटा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है। ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का टाइप है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होती है, जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो मेटल से जुड़े हुए लिगेंड्स हैं वो आपस में अपनी जगह को क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। उनको हम क्या कहेंगे, उस टाइप की जो आइसोमेरिज्म है उसको हम कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहेंगे, और ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एक टाइप है, ठीक है। इसके बाद में है, राइट द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर नाइट्रोजन प्रेजेंट इन अमाइन। यानी कि ये ऐसे कह रहे हैं, जैसे कि मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया CH3 होल थ्राइस N, ठीक है। और इन्होंने ये कहा, राइट द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर नाइट्रोजन प्रेजेंट इन अमाइन। बेटा याद रखना नाइट्रोजन का यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp3 होता है, ठीक है। sp3 होता है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, लेकिन यहाँ पे शेप कैसी आएगी, पायरेमिडल आएगी, किसके जैसी, लाइक अमोनिया, ठीक है। लाइक अमोनिया कैसे, देखिए ये N है, यहाँ इसका एक ऑर्बिटल होगा जिसमें लोन पेयर होगा, और यहाँ इसके साथ ये 3 मिथाइल ग्रुप जुड़ जाएंगे। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा यहाँ पे कौन सा होगा बेटा, sp3 होगा। स्ट्रक्चर कैसी आ जाएगी, पायरेमिडल आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद में है, कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में जो सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है उसको हमें एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए बेटा, कार्बोनिल कंपाउंड, आपने क्या किया, कार्बोनिल कंपाउंड बनाया, ठीक है। अब आप सबको पता है कि कार्बोनिल कंपाउंड मैंने इस तरीके से बनाया है बेटा, कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और अपना ऑक्सीजन भी कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इस, अब ये पूछ रहा है कि इनमें अपने को क्या दिखाना है, इसमें सिनर्जिक बॉन्ड हमें दिखाना है। तो देखिए बेटा एक बार आप, ये आपका कार्बन है, इसके पास क्या है, ये d ऑर्बिटल्स है, और ये अपना ऑक्सीजन है, ये इसके क्या है, ऑर्बिटल्स है, जिनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, लोन पेयर। अब यहाँ क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन एक्सियल ओवरलैपिंग के थ्रू क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्डिंग करेंगे, और इस एक्सियल ओवरलैपिंग में क्या होगा कि जो डोनर एटम होगा वो अपना ऑक्सीजन होगा, यानी कि ऑक्सीजन अपने फील्ड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कहाँ पे, जो अपना, एक सेकंड, ये तो मैंने मेटल के बीच में होगा, एक सेकंड बेटा, ये मेटल है बेटा, ये मेटल है, मेटल और किसके बीच में, कार्बोनिल कार्बन के बीच में है, और यहाँ अपना ट्रिपल बॉन्ड आता है ऑक्सीजन का, और ये इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पे ये मेटल है ना, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए,
अब अगर डोनर एटम अपना कार्बोनिल जो ग्रुप है उसका कार्बन है, तो यहाँ पे बॉन्डिंग होगी कौन सी, सिग्मा बॉन्डिंग होगी। कौन सी बॉन्डिंग होगी बेटा, सिग्मा बॉन्डिंग यहाँ पे हो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए अब डोनर एटम कौन हो, डोनर एटम अगर अपना कार्बन है और कार्बन, डोनर एटम कार्बन है तब तो सिग्मा बॉन्डिंग हो रही है। लेकिन अगर डोनर एटम कौन हो जाए, डोनर एटम अपना मेटल हो जाए, यानी कि मेटल अपने भरे हुए ऑर्बिटल्स को यूज करे और कहाँ डोनेट करे इलेक्ट्रॉन, कार्बन के वेकेंट ऑर्बिटल्स में, तब वहां पे कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। यानी कि अगर बॉन्ड बन रहा है कार्बन से मेटल की ओर, तब तो होगा सिग्मा बॉन्ड। और अगर मेटल से कहाँ, कार्बन की ओर बॉन्ड बनता है, तब बनता है आपका पाई बॉन्ड। और ये कौन सा टाइप है आपके बॉन्ड का, सिनर्जिक बॉन्ड का टाइप है। तो ये आपको इसमें देख लेना है कि जब मेटल डोनर होता है और कार्बन एक्सेप्टर होता है तो पाई बॉन्ड बनता है, और इसको हम बैक बॉन्डिंग भी कह सकते हैं। ये चीज आपको इसमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए, ये अपने सिलेबस में नहीं है। अब है 5 ग्राम NaOH को अगर आप डिजोल्व करके 250 ml सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसकी मोलरिटी आपको निकालनी है। ठीक है, क्या कहा इन्होंने, 5 ग्राम NaOH को डिजोल्व कर रहे हैं, यानी कि सबसे पहले आपको गिवन लिखना है। अब गिवन W इक्वल्स टू कितना है बेटा, W इक्वल्स टू है 5 ग्राम। ठीक है, और किसमें, NaOH में यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ में NaOH मेरा क्या है, सोल्यूट है, तो इसका मैं निकाल लेती हूँ कि इसका मोलर मास कितना होगा। तो मान लो मैं इसको WA लिख रही हूँ, तो Ma इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, इसका Ma इक्वल्स टू आ जाएगा 40, है ना, क्या आ जाएगा 40 ml यहाँ पे आ जाएगा। चलो ठीक है, उसके बाद में आपका जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 250 ml है। कितना है, 250 ml है। ये आपने लिख लिया, ये गिवन है। अब आपको फॉर्मूला बताना है मोलरिटी का फॉर्मूला। तो M इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, WA इंटू 1000 अपॉन में MA इंटू क्या आ जाएगा, V। ठीक है, और V किस में आ रहा है, ml में, मिलीलीटर में आ रहा है। अब आप वैल्यूज को पुट कर दीजिए, WA 5 ग्राम है इंटू 1000 है। ठीक है, MA कितना है 40 है, और इंटू V कितना दे रखा है 250। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपकी क्या आ जाएगी, मोलरिटी आ जाएगी। तो आपको सबसे पहले गिवन, उसके बाद में फॉर्मूला, और उसके बाद में आपका आंसर और उसकी यूनिट साथ में आपको लिखनी है। तो आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं बेटा, है ना। उसके बाद में है 1.25 gram protein is present in 300 ml aqueous solution of a protein. The osmotic pressure of such a solution at 300 Kelvin is found to be 2.50 into 10 to the power minus 3 bar. कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ प्रोटीन। आपको गिवन है आपके गैस कांस्टेंट की वैल्यू जो कितनी है 0.023, वैसे 0.0281 होती है, यहाँ पे राउंड फिगर में ले लिया इसको 0.0823, है ना, लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, ओस्मोटिक प्रेशर आपको दिया गया है। आपको पता है ओस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं, और ये फॉर्मूला क्या होता है, पाई इक्वल्स टू CRT, पाई इक्वल्स टू CRT। और C का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू क्या होती है बेटा, WA, क्योंकि अपन सॉल्यूट के लिए निकाल रहे WA अपॉन में MA। आप सॉल्यूट को B भी ले सकते हो, कोई नहीं, आप पे डिपेंड करता है वो। ठीक है, मैंने सॉल्यूट को A की फॉर्म में लिया है, तो WA अपॉन में MA यहाँ मैंने लिया। तो मैं इसको यहाँ पुट करूंगी, पाई इक्वल्स टू WA अपॉन में MA और RT। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला हो गया। निकालना मुझे क्या है, यहाँ पे MA मोलर मास निकालना है, तो WA अपॉन में क्या आ जाएगा, पाई RT। अब आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। WA कितना गिवन है भाई, WA गिवन है अपने को 1.25। ठीक है, यहाँ साइड में लिखते हैं MA इक्वल्स टू 1.25। ठीक है, उसके बाद में
आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.083, ठीक है। और टी अपने को दे रखा है 300 केल्विन, 300 केल्विन लिख दिया। और उसके अपॉन में क्या आ जाएगा पाई, और पाई कितना है 2.50 इंटू 10⁻⁻3। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा मोलर मास ऑफ प्रोटीन, ठीक है। इस तरीके से आपको अपने फॉर्मूले से चलते हुए अपनी वैल्यूज को पुट करते हुए आपको आंसर निकालना है, ठीक है। इसके बाद में देखिए What do you understand by lengthenide contraction? lengthenide contraction से आप क्या समझते हैं बेटा, याद रखिए। एक सिंपल जनरल हम बात बोलते हैं कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है। क्यों भाई, क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये बात कहना चाहेंगे किसके ऊपर, लेंथेनाइड एलिमेंट्स के ऊपर। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि लेंथेनाइड एलिमेंट्स की जब हम बात करते हैं, लेंथेनाइड सीरीज में हम जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है कि आपकी जो एटॉमिक रेडियाई और आयोनिक रेडियाई में आपको स्टेडी डिक्रीज दिखाई देगा, यानी कि लगातार उनकी इन रेडियाई में क्या होगी, कमी होगी। जिसका कारण क्या है, जिसका कारण है पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोल सकते हो, शिल्डिंग इफेक्ट भी आप बोल सकते हो, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। क्योंकि आप सबको पता है कि लेंथेनाइड एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होते हैं, 4f ऑर्बिटल में फिल होते हैं, जो कि n-2 है। भाई आपको पता है कि इस तरीके, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका आउटर मोस्ट n, ये आपका n-1 और ये आपका n-2, यानी कि लेंथेनाइडों में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल होंगे तो ये इन इलेक्ट्रॉनों का आउटर मोस्ट शेल पे जो शील्डिंग इफेक्ट होगा वो बहुत कम हो जाएगा। जिससे कि शील्डिंग इफेक्ट कम हुआ तो जेड इफेक्टिव बढ़ गया, जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो साइज क्या हो गई, कम हो गई। तो आप क्या कह सकते हैं कि जो लेंथेनाइड एलिमेंट्स होते हैं, लेंथेनाइड सीरीज होती हैं, उसमें लेफ्ट टू राइट जाने पर 4f इलेक्ट्रॉनों का स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है और जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, जिसके कारण उनकी एटॉमिक और आयोनिक जो रेडियाई है उसमें स्टेडी डिक्रीज होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कैलकुलेट द स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर m2+। आपको स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, किसके लिए, m2+ के लिए। और ये m कितने के लिए निकालना है, इसका एटॉमिक नंबर होगा 25। आप सबको पता होना चाहिए 25 पे आपका मैग्नीज आता है। इट मींस आपको Mn2+ के लिए क्या निकालना है, μs निकालना है। स्पिन ऑनली फॉर्मूला आपको यहाँ पे निकालना है, तो μs इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, √n+2bm बोर मैग्नेटोन। और n यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ, n इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चलो ये बात हो गई। अब Mn2+ है, आप सबको पता है मैग्नीज 25 पे आता है और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d5 4s2 होता है। लेकिन Mn2+ की फॉर्म में इसका क्या होगा, 3d5, यानी कि d ऑर्बिटल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेंगे, आपको 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, μs इक्वल्स टू √n की जगह क्या लिखेंगे, 5 + 2। तो आपको यहाँ पे μs इक्वल्स टू √35 की वैल्यू निकालोगे तो अप्रोक्स ये 5.92 bm आपको मिल जाएगी, 5.92 bm, यानी कि यहाँ पे इसका जो स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो 5.92 bm मोर मैग्नेटॉन के आसपास ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में है एक्सप्लेन टॉलेंस टेस्ट यूज टू डिस्टिंग्विश प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन। बेटा आप सबको याद होना चाहिए कि अपना जो एल्डिहाइड होता है ना, ये मतलब इसका ऑक्सीडेशन बहुत आसानी से हो जाता है। टॉलेन रिएजेंट क्या है, एक बहुत वीक ऑक्सीडेंट रिएजेंट होता है ये, और इसको अपन जनरली Ag2O से भी इंडिकेट करते हैं। टॉलेन रिएजेंट को Ag2O से भी हम इंडिकेट करते हैं। अब मेरी बात सुनिए, जैसे ही टॉलेन रिएजेंट से आप अपने प्रोपेनॉल का ऑक्सीडेशन करेंगे
तो प्रोपेनल है उसका ऑक्सीडेशन आराम से हो जाएगा, इजी वे में इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। लेकिन जब आप एजी यानी कि अपने टॉलेन रिएजेंट यानी कि Ag2O का यूज करेंगे किसके लिए, प्रोपेनॉन के लिए, तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो आप जनरली क्या आंसर दे सकते हैं कि जो टॉलेन रिएजेंट है वो प्रोपेनल का क्या कर सकता है, ऑक्सीडेशन कर सकता है, लेकिन प्रोपेनॉन का ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता है। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे आप कि आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है इस रिएक्शन में ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पे कि जो साइनाइड है उसका आप कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। साइनाइड का आप क्या कर रहे हैं, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। तो आप सबको पता है बेटा साइनाइड का जब कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होता है तो वहां पे कंपाउंड बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर यहाँ पे 2 कार्बन वाला साइनाइड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी 2 कार्बन वाला बन जाएगा। तो आपका ए क्या होगा, एसिटिक एसिड हो जाएगा। फिर क्या है कि इस ए की रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसके साथ, NH3 के साथ। याद रखना बेटा जब कार्बोक्सिलिक एसिड है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड है वो किससे रिएक्ट करता है, अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है। तो अमोनियम एसीटेट बनता है, यानी कि बी यहाँ पे क्या बनेगा, CH3COO-NH4 प्लस। क्या है ये, अमोनियम एसीटेट है। अब अमोनियम एसीटेट को अगर आप हीट करते हो तो वहां से क्या बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा। और जब H2O बाहर निकल जाता है तो आपको एमाइड मिल जाएगा, एमाइड मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका ए है एसिटिक एसिड, आपका बी है अमोनियम एसीटेट और आपका सी क्या है, एमाइड है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन है एक्सप्लेन द आइसोसाइनाइड टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन्स। प्राइमरी अमीन्स के लिए आपको आइसोसाइनाइड टेस्ट बताना है और ये मैं बता चुकी हूँ, जो कि अपना कौन सा था, कार्बिल कार्बिल अमाइन टेस्ट। कार्बिल अमाइन टेस्ट जो था वही इसका टेस्ट था। कार्बिल अमाइन टेस्ट क्या था बेटा, इसमें आपने क्या लिया था, RNS2 यानी कि 1 डिग्री अमीन के लिए था। इसकी रिएक्शन हम किससे करवा रहे थे, क्लोरोफॉर्म से, और यहाँ हम एल्कोहलिक KOH ले रहे थे। तो यहाँ पे फॉल स्मेलिंग प्रोडक्ट बन रहा था जो कि क्या था, एल्काइल आइसोसाइनाइड है ना, और प्लस में क्या बन रहा था, 3KCl और प्लस में 3H2O ये बन रहा था। इसका मतलब क्या है कि ये जो प्राथमिक यानी कि प्राइमरी अमीन्स के टेस्ट के लिए जो आइसोसाइनाइड टेस्ट है वो कौन सा है, कार्बिल अमाइन टेस्ट है। इसमें एक फॉल स्मेलिंग कंपाउंड बनता है कौन, एल्किल आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये रिएक्शन हम पहले भी कर चुके हैं। इसके बाद में देखिए ट्राई मिथाइल अमीन है, उसकी आपको क्या करनी है, पिरामिडिक जो स्ट्रक्चर है उसको आपको बताना है। वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ इसमें कि आपको नाइट्रोजन यहाँ एक ऑर्बिटल होगा कौन सा भाई, sp3 है तो इस sp3 ऑर्बिटल में क्या आएगा, लोन पेयर आएगा, और बाकी जो आपके कार्बन है तीनों वो मिथाइल ग्रुप है वो इस तरीके से यहाँ पे अटैच्ड रहेंगे। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, पायरामिडल स्ट्रक्चर है किसकी, ट्राइमिथाइल अमीन की। चलो ठीक है, इसके बाद में एक्सप्लेन डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। आपको क्या बतानी है, जो प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो जाता है उसको आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। बेटा याद रखिए अगर पीएच चेंज हो या फिर टेम्परेचर चेंज हो तो ऐसी इनके चेंजेस से क्या होता है कि जो आपकी प्रोटीन होती है उसकी सेकेंडरी और टर्सरी जो स्ट्रक्चर होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। मैंने क्या कहा कि अगर कोई फिजिकल चेंज करो यानी कि मान लीजिए आपने टेम्परेचर को चेंज कर दिया या फिर आपने कोई केमिकल चेंज किया जैसे कि आपने पीएच को चेंज कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि प्रोटीन की जो सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, जिसके कारण प्रोटीन की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और इसी को हम क्या कहेंगे, डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जैसे कि अंडा है, एग है, एग को आप बॉईल कर दोगे तो उसका क्या हो जाएगा, डीनेचुरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप इसमें लिख सकते हो। उसके बाद में है ड्रॉ द डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। बेटा डीएनए की हेलिक्स स्ट्रक्चर में देखो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, दो दो क्या होती हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं जो कि नाइट्रोजन बेस के थ्रू, आप नाइट्रोजन बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू हेल्ड रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मान लो आपका नाइट्रोजन बेस है एडेनिन,
तो दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के वो थाइमिन नाइट्रोजन बेस के साथ क्या होगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड। ठीक है, इसी तरीके से मान लो यहाँ पे इसका गुएनिन नाइट्रोजन बेस है, वो दूसरी जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसके साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना करके क्या करेगा, यानी कि इस स्ट्रक्चर को हेल्ड रखेगा। तो आप क्या कह सकते हो कि ये एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है जिसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आपस में हाइड्रोजन नाइट्रोजन बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू हेल्ड रहती है। तो इस तरीके से आपको बस इन दो के बीच में क्या दिखाते जाने हैं, ए डबल बॉन्ड टी और जी ट्रिपल बॉन्ड सी। इस तरीके से आप बना दो, ये क्या बन जाएगी, डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, ये दोनों जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है एक दूसरे की क्या होती है, एक दूसरे के चारों ओर कोइल्ड रहती है। ठीक है, ये चीज आपको इसमें इस तरीके से ड्रॉ करके दिखा देनी है। इसके बाद में है ये वाला क्वेश्चन, रिड्यूस सिलेबस में से है। अब देखो 17 क्वेश्चन क्या है, compound A is obtained on reacting aniline with NaNO2 plus HCl at 2732 278 Kelvin. Compound B is obtained on mixing cuprous chloride in A. Write names of A and B and equation of chemical reactions. बेटा याद रखो, एनिलीन सबसे पहले जैसे जैसे ये बोलता जाता है आप लिखते जाओ। एनिलीन की स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। अब ये ऐसे कह रहा है कि एनिलीन है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, NaNO2 NaNO2 प्लस में HCl, और टेम्परेचर दे रखा है 273 टू 278 केल्विन। मैंने आपको पहले भी बताया था NaNO2 प्लस HCl मिलकर के बनाते हैं नाइट्रस एसिड। क्या बनाते हैं, नाइट्रस एसिड। और नाइट्रस एसिड के साथ जब आपका NH2 रिएक्ट करता है ना बेटा, तो ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनाता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनेगा, N2 प्लस Cl माइनस। तो ये तो हो गया आपका कंपाउंड ए। ठीक है, ये तो हो गया आपका कंपाउंड ए। उसके बाद में क्या कह रहा है, कंपाउंड बी इज ऑब्टेन्ड कब बनेगा, जब इसको हम जो आपका बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है उसको हम किसमें मिक्स करेंगे, क्यूप्रस क्लोराइड, यानी कि Cu2Cl2। अरे बेटा सेंडमेयर रिएक्शन हो गई, ये कौन सी रिएक्शन हो गई, सेंडमेयर रिएक्शन हो गई, Cu2Cl2। और यहाँ पे आपको HCl लेना है, तो क्या होगा, जो आपका बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है ये कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरोबेंजीन में। क्या बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे N2 और प्लस में HCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका क्लोरोबेंजीन यहाँ पे बन गया है। क्या बन गया है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो कौन सी रिएक्शन हो गई आप बता सकते हो, ये सेंडमेयर रिएक्शन हो गई है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड ए इज ऑब्टेन्ड ऑन मिक्सिंग बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड विथ KI सॉल्यूशन। लिखना स्टार्ट कीजिए। देखो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, N2 प्लस Cl माइनस, और इसकी रिएक्शन करवा रहे हो आप KI से। आप सबको पता है बेटा यहाँ पे आइडोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पे, देखो N2 रिमूव होगा, माइनस KCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और क्या बन जाएगी आपकी आयोडोबेंजीन बन जाएगी। ठीक है, तो कंपाउंड ए आपका क्या बन गया बेटा, कंपाउंड ए आपका आयोडोबेंजीन बन गया है। अब ए को क्या है कि ए को कंपाउंड बी इज ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग सोडियम विथ ए इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब इस ए कंपाउंड को हम क्या कर रहे हैं, सोडियम के साथ हीट कर रहे हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में एरिल हैलाइड को आप सोडियम के साथ जब ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हीट करते हो तो कौन सी रिएक्शन बेटा, फिटिंग रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगी, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, -2NaI यहाँ बाहर निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा बेटा, बाईफेनिल यहाँ पे बन जाएगा। क्योंकि सोडियम के साथ आपको इस एरिल हैलाइड के कितने मोल लेने पड़ेंगे, 2 मोल लेने पड़ेंगे, यानी कि यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, फिटिंग रिएक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बता देना है कि यहाँ क्या बन गया, यहाँ बाईफिनाइल बन गया है। ठीक है, इसके बाद में देखिए, इसके बाद में है कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ प्रेजेंट इन फिनोल इज लेस देन मेथेनॉल। बेटा दोनों को बना लो एक बार आप, ये तो आपका फिनोल है,
और ये आपका मेथेनॉल है। ठीक है, अब आप एक चीज नोट कीजिए कि फिनोल में OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, और मेथेनॉल में OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। आप सबको पता है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन जहां होता है वहां पे इस बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाते हैं, और पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आने के कारण बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और बॉन्ड लेंथ कम होने के कारण, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, क्यों आई भाई बॉन्ड लेंथ कम क्यों हुई? क्योंकि जो ऑक्सीजन है उसके जो लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग में क्या करते हैं, बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन शो करते हैं, यानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसमें शामिल होंगे, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कोई कम नहीं होगी, सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ उतनी की उतनी रहेगी। तो आप क्या बता सकते हो कि फिनॉल में जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड लेंथ है वो मेथेनॉल से कम क्यों होती है? तो आप क्या कहेंगे कि फिनॉल में जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर जो लोन पेयर प्रेजेंट रहते हैं वो बेंजीन रिंग के साथ क्या होते हैं, रेजोनेट होते हैं, और रेजोनेट होकर के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिससे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, और पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आने के कारण कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में है जो आपका ईथर है, COC बॉन्ड एंगल प्रेजेंट इन ईथर इज मोर देन टेट्राहेड्रल एंगल। ठीक है भाई, आप सबको पता है COC, यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा चल रहा है, sp3 चल रहा है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। लेकिन ये ऐसे कह रहे हैं कि ईथर में हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, लेकिन ये जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट से ज़्यादा है। उसका रीजन क्या है? तो सुनिए मेरी बात, ईथर में जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, लोन पेयर। और वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग एक रूल पढ़ा था अपन ने कि लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन ज्यादा होता है किससे, बॉन्ड पेयर से। ठीक है, तो यानी कि यहाँ ईथर के पास ईथर के ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है। अब दो लोन पेयर है तो आप सबको पता है कि लोन पेयर के बीच में रिपल्सन बहुत ज्यादा है, तो वो एक दूसरे से हटने का प्रयास करेंगे। अब ये एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा। तो आप ये बता सकते हैं कि ईथर में बॉन्ड एंगल क्या है बेटा, सॉरी एक सेकंड, क्या है, कार्बन, हाँ, इज ईथर इज मोर देन टेट्राहेड्रल एंगल। ये किसके कारण है बेटा, लोन पेयर रिपल्सन के कारण। इसका रीजन क्या हो जाएगा, लोन पेयर रिपल्सन। ठीक है, अब इसके बाद में है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक एल्कोहल्स इज लोअर्ड ऑन इंक्रीज इन ब्रांचिंग। यानी कि आइसोमेरिक एल्कोहल्स है, आइसोमेरिक एल्कोहल कौन कौन से बेटा, आपके 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। जैसे कि मान लो आपके पास है CH3 CH2 CH2 CH2OH। ठीक है, ये आपका ब्यूटेन 1 ऑल है, 1 डिग्री एल्कोहल है। इसको मैंने क्या कर दिया, CH3CH ठीक है, और इसको मैंने लिख दिया CH2OH। ठीक है, यहाँ पे मैंने ब्रांचिंग कर दी, उसके बाद में मैं और ब्रांचिंग करती जाऊँ। तो ये ऐसे कह रहे हैं कि जो आइसोमेरिक एल्कोहल है उनमें अगर हम ब्रांचिंग बढ़ाते जा रहे हैं तो उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसका रीजन क्या है बेटा, याद रखो, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर, मतलब मॉलिक्यूलर वेट। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। दूसरा क्या है कि जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ब्रांचिंग के। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्यों, क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ने से सरफेस एरिया कम होता है, सरफेस एरिया कम होगा तो वंडरवॉल फोर्स भी क्या होते जाएंगे बेटा, कम होते जाएंगे, जिससे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग। ये आप इसको बताएंगे क्योंकि ब्रांचिंग
ब्रांचिंग बढ़ने से क्या होता है, अगर ब्रांचिंग बढ़ती है तो क्या होता है बेटा, सरफेस एरिया कम होता है। आप ऐसे लिख करके इसको बताएंगे, सरफेस एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, आपको ये चीज यहाँ पे लिख के बतानी है। ठीक है, इसके बाद में है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज मोर देन मेथोक्सीमेथेन। बिल्कुल सही है, इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है मेथोक्सी मेथेन से। इसका रीजन है बेटा कि इथेनॉल में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होने के कारण आपके इथेनॉल का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, किससे, मेथोक्सी मेथेन से। ठीक है, इसका रीजन ये होगा। वन वर्ड में आंसर आप इसमें दे सकते हो। इथेनॉल इज इजीली डिजोल्व इन वाटर, इसका भी आंसर क्या होगा बेटा कि इथेनॉल इजीली वाटर में डिजोल्व हो सकता है। एक तो पहली लाइन लिखेंगे, लाइक डिजोल्व लाइक, यानी कि जो जैसा होता है वो उसी में घुलता है। इथेनॉल पोलर नेचर का है, आपका वाटर भी क्या है, पोलर नेचर का है, तो इजीली उसमें डिजोल्व होता है। दूसरा रीजन आप क्या लिखेंगे कि इथेनॉल और वाटर के बीच में क्या बन जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे, देखिए बेटा, आपका मान लो ये ROH है, HOH, इस R को मैं ऊपर की ओर लगा देती हूँ। ठीक है, चलो इधर ही लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ROH। ठीक है, और HOH, फिर क्या लगाओगे आप, HOR, फिर HOH, HOR। यहाँ पे हर के बीच में आपको क्या मिलेगा, जैसे कि ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, H बॉन्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, इनके बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, H बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी। कहाँ कहाँ, देखिए ये H बॉन्डिंग बन रही है, उसके बाद में यहाँ पे H बॉन्डिंग बन रही है, फिर यहाँ पे H बॉन्डिंग बन रही है, और ये H बॉन्डिंग। तो H बॉन्डिंग फॉर्मेशन के कारण इथेनॉल है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, ये बात हो गई। फिनॉल इज स्ट्रॉन्ग एसिड एज कंपेयर टू एल्कोहल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ में आएगा कि फिनॉल है वो एल्कोहल से क्या है, ये फिनॉल है और ये आपका एल्कोहल है। अब ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है, आपके फिनॉल की। बेटा एसिड किसको कहते हैं, जो H+ डोनेट करता है। मैं एक बार यहाँ पे इसका आयोनाइजेशन कर रही हूँ। जब फिनॉल का आयोनाइजेशन करता है, यानी कि जब ये H+ डोनेट करता है, तो बनता है क्या, आपका फिनॉक्साइड आयन। क्या बनता है बेटा, फिनॉक्साइड आयन बनता है। ये फिनॉक्साइड आयन क्या है, स्टेबल होता है। फिनॉक्साइड आयन क्या होता है, स्टेबल होता है। किससे ज्यादा, आपके फिनॉल से भी ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, क्यों स्टेबल होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस, यानी कि फिनॉक्साइड आयन स्टेबल हो जाता है रेजोनेंस के थ्रू। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एल्कोक्साइड, जो आपका एल्कोहल है, इसका मैं आयोनाइजेशन करूँ, तो यहाँ पे बनेगा एल्कोक्साइड आयन प्लस में H+। अब ये आपका एल्कोक्साइड आयन अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस क्या होता है, एब्सेंट होता है। रेजोनेंस एब्सेंस है यहाँ पे। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि जो फिनॉल है, जब उसका आयोनाइजेशन होता है तो फिनॉक्साइड आयन बनाता है। ठीक है, और फिनॉक्साइड आयन है वो रेजोनेंस के थ्रू क्या हो जाता है बेटा, स्टेबल हो जाता है। जबकि एल्कोहल है, जब वो H+ डोनेट करके एल्कोक्साइड आयन बनाता है, तो वो अनस्टेबल आयन होता है, क्योंकि उसमें रेजोनेंस एब्सेंट होता है। ठीक है, एक दूसरा कारण क्या है कि बेटा जो आपका फिनॉक्साइड आयन है ना, वो फिनॉल से भी ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि जब हम फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वहां पे चार्ज सेपरेशन देखने को मिलता है। वहां पे क्या देखने को मिलता है, चार्ज सेपरेशन। ऑक्सीजन के ऊपर तो आता है पॉजिटिव चार्ज, और रिंग के अंदर रोटेट होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो फिनॉल, भाई रेजोनेंस तो आपका फिनॉल भी शो करता है, रेजोनेंस आपका फिनॉक्साइड आयन भी शो करता है, लेकिन फिनॉल में चार्ज सेपरेशन पाया जाएगा, जबकि फिनॉक्साइड आयन में कोई चार्ज सेपरेशन नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल होता है किससे, फिनॉल से। तो फिनॉल इजी वे में H+ देगा और एसिडिक नेचर शो करेगा। आप इस चीज पर ध्यान देंगे। ठीक है, इसके बाद में है
डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है बेटा, मैं एक रेट लॉ लिख रही हूँ, R इक्वल्स टू K A की पावर 1 और B की पावर 2। तो इसके थ्रू मैं क्या कर सकती हूँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर सकती हूँ कि किसी भी केमिकल इक्वेशन के लिए रेट लॉ में जो रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की पावर का सम ही क्या होता है, उस रिएक्शन की ऑर्डर होती है। क्या कहा मैंने, किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट लॉ में रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर होती है, उस पावर का मैं क्या कर दूं, सम कर दूं, तो वो क्या होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी, 1 + 2 = क्या आ जाएगी, 3। ठीक है, तो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑन रेट कांस्टेंट। यानी कि आप यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑन रेट कांस्टेंट। अरे के ऊपर जो आपकी रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन का क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को आप बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, रेट कांस्टेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रेट कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर का इफेक्ट उस पर पड़ेगा। हाँ, अगर आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी, लेकिन आपका रेट कांस्टेंट क्या रहेगा, अनइफेक्टेड रहेगा। तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अगर हम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी, लेकिन हमारा रेट कांस्टेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रेट कांस्टेंट पर कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ेगा। चलो ठीक है, उसके बाद में क्या है, इन्होंने कहा है द रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट 500 केल्विन एंड 600 केल्विन आर 0.03 सेकंड इनवर्स एंड 0.06 सेकंड इनवर्स रेस्पेक्टिवली, देन कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि आपने एक चीज नोटिस की है, यहाँ पे दो टेम्परेचर है, दो टेम्परे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला रेट कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अब टेम्परेचर आपने दो लिए हैं तो रेट कांस्टेंट भी दो टाइप के आएंगे। इसका मतलब आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, log K2 अपॉन में K1 इक्वल्स टू EA अपॉन में 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन में T1 T2। ये यहाँ पे आपको फॉर्मूला फॉलो करना पड़ेगा। अब K2 कितना है आपका 600, K2 कितना दे रखा है आपका 0.06, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो log 0.06 अपॉन में K1 कितना दे रखा है बेटा 0.03। ठीक है, इक्वल्स टू EA आपको कैलकुलेट करना है 2.303। एक्टिवेशन एनर्जी के लिए देखो आपको आर की वैल्यू वापस से दे रखी है, ये जूल केल्विन इनवर्स मोल, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था वो बार में था, बार में कितना था 0.083, अब अपने को दे रखा है जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, अब वैल्यू इसकी चेंज हो गई है 8.314, तो यहाँ पे लिख देंगे आप 8.314। ठीक है, इसके बाद में T2 कितना है आपका 600 माइनस T1 कितना है आपका 500 अपॉन में 600 इंटू 300। ठीक है, आप यहाँ कितनी वैल्यू आ गई 2, log 2 की वैल्यू वैसे तो याद होनी चाहिए, दे रखी है इसने 0.3010, तो यहाँ पे आ जाएगा log 2 की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे 3010 इक्वल्स टू EA अपॉन में 2.303 इंटू 8.314। यहाँ ब्रैकेट में क्या बच गया 100 अपॉन, ठीक है, ये आ जाएगा। तो आप यहां से कैंसिल आउट कर दोगे 2 0 से 2 0। अब EA की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, EA इक्वल्स टू हो जाएगा 0.3010 इंटू 2.303 इंटू 8.314, ठीक है, इंटू 1 अपॉन 3000।
इसको सॉल्व करोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी बेटा, आपकी एक्टिवेशन एनर्जी आपको मिल जाएगी। तो आपको नोटिस करना है कि अगर दो टेम्परेचर हैं, दो रेट कांस्टेंट है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, और ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आने की पॉसिबिलिटी रहती है। भाई न्यूमेरिकल वैल्यूज कहाँ से आएगी, एक तो न्यूमेरिकल आएगा आपके कहाँ से, सॉल्यूशन वाले चैप्टर से, एक केमिकल काइनेटिक्स से, और कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाता है आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, ये ध्यान आपको रखना है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, आपकी ई की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब इसके बाद में देखिए, डिफाइन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। बेटा कोई भी जनरल इक्वेशन है उसमें जितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट इन ए केमिकल इक्वेशन इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ इक्वेशन, यानी कि वो मॉलिक्यूलरिटी को शो करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा ए प्लस बी मिलकर के बना रहे हैं प्रोडक्ट, ठीक है, तो यहाँ कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, 2। मैंने लिखा 2A मिलकर के बना रहे हैं प्रोडक्ट, तो भी यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, तो भी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 2। मैंने लिखा A प्लस बी प्लस सी मिलकर के बना रहे हैं प्रोडक्ट, ठीक है, तो प्रोडक्ट बना रहे हैं तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 3। तो किसी भी इक्वेशन में कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगी, मॉलिक्यूलरिटी कहलाएगी। और मॉलिक्यूलरिटी एक इंटीजर वैल्यू होती है, ये फ्रैक्शन, जीरो नहीं हो सकती, माइनस, पॉजिटिव, ये ऐसे नहीं हो सकती, ये एक इंटीजर वैल्यू होती है। चलो ठीक है, इसके बाद में क्या है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट ऑन रिएक्शन। बेटा अगर किसी रिएक्शन में हम कैटालिस्ट मिक्स कर दें तो वो क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा। क्यों, क्योंकि वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। इसको आप समझाएंगे ग्राफ के थ्रू। मान लो आपने यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ली और यहाँ आपने रिएक्शन प्रोग्रेस लिखी, ठीक है, रिएक्शन प्रोग्रेस। अब मैं यहाँ पे, ये आपका रिएक्टेंट है और मैंने यहाँ पे ये रिएक्टेंट से क्या बनाया, प्रोडक्ट बना दिया। ये आपकी क्या है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है पाथ 1 के लिए। पाथ 1 के लिए ये एक्टिवेशन एनर्जी मैंने लिखी इन एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट, ठीक है। अब मैंने क्या किया, रिएक्शन मिक्सर में क्या मिक्स कर दिया बेटा, कैटालिस्ट मिक्स कर दिया। तो पता है ये क्या करेगा, ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देगा, एक अल्टरनेटिव पाथ आपको अवेलेबल करवाएगा, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी और आपको प्रोडक्ट जल्दी मिल जाएगा। ये क्या है आपका, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी 2, और ये क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। ठीक है, तो आपने क्या समझा यहाँ पे, आपने ये देखा कि कैटालिस्ट की प्रेजेंस में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि जो कैटालिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेगा, डिक्रीज करके एक ऑल्टरनेटिव पाथ क्या करता है, हमें प्रदान करता है, अवेलेबल करवाता है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये ग्राफ आपको वहां पे बनाना है, ठीक है। इसके बाद में क्या है, द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन of reactant in a first order reaction was 1.0 into 10 to the power minus 2 mole per liter at 300 Kelvin। 300 केल्विन के ऊपर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रिएक्टेंट है उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमें ये गिवन है, ठीक है, दैट वाज रिड्यूस्ड टू 0.5। यानी कि आप एक चीज देखो, ये 1 है और ये 1 का क्या हो गया, हाफ हो गया, 0.5 हो गया, into 10 to the power minus 2 mole per liter after 30 minutes। Calculate the rate constant of the reaction at 300 Kelvin। log 2 की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। बेटा आपको एक दिमाग लगाना है, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है। आप देखो 30 मिनट के बाद में कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो रही है, 0.5, यानी कि 1 की आधी। और जहां रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाती है तो वहां पे आप क्या निकालते हैं, हाफ लाइफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, हाफ लाइफ निकालते हैं। तो यानी कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला चलेगा, हाफ लाइफ वाला, यानी कि टी हाफ इक्वल्स टू क्या आएगा, 0.693 अपॉन में के।
अब टी हाफ आपको कितना गिवन है 30.693 अपॉन में क्या आएगा के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भाई टी हाफ वाली रिएक्शन यही है, तो के आपको निकालना क्या है, यहाँ पे रेट कांस्टेंट निकालना है, तो आप के इक्वल्स टू क्या कर दोगे बेटा 0.693 अपॉन में 30, यहाँ आपका क्या आ जाएगा रेट कांस्टेंट आ जाएगा। तो आपको थोड़ा ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको क्या निकालना है। वैसे फंसे रहोगे भाई, निकालते रहोगे आर नोट माइनस में आर करके, तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन रहेगी। डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूला पुट कर देना है। आप ये देख लेना कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन इसने दे रखी है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता होगी। उसके बाद में देखिए नाइलॉन 6 में डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा आता है, उसका हमें IUPAC नेम लिखना है। तो आप सबको पता है कि जो नाइलॉन 6 है उसमें क्या होगा, 6 क्यों लिखा, क्योंकि इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं और दोनों में 6 कार्बन होते हैं। इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं और दोनों में 6 कार्बन होते हैं। एक तो होता है एडिपिक एसिड और एक होता है हेक्सामेथिलीन टेट्राअमीन, हेक्सामेथिलीन डाइअमीन, सॉरी हेक्सामेथिलीन डाइअमीन यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे ये अपने से क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम, यानी कि एडिपिक एसिड। तो बेटा एडिपिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH2 CH2 COOH CH2 CH2 COOH, ये अपना एडिपिक एसिड होता है, यानी कि CH2 का होल 4। मैं इसको इन शॉर्ट क्या लिख सकती हूँ बेटा, CH2 होल 4 COOH COOH, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। ठीक है, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6। हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, एडिपिक एसिड है इसका नाम। क्या नाम है बेटा, एडिपिक एसिड है ना। और इस एडिपिक एसिड का जो IUPAC नेम होगा, इसका IUPAC नेम क्या होगा, हेक्सेन 1,6 एक सेकेंड, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में है आपको रीजन देना है, एसिटिक एसिड इज वीक एसिड एज कंपेयर टू फॉर्मिक एसिड। आप दोनों को लिख लो एक बार, फॉर्मिक एसिड HCOOH और एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये, एसिटिक एसिड इज वीक एसिड एज कंपेयर टू फॉर्मिक एसिड। एसिड कौन होता है, जो H+ देता है। ठीक है, अब मैं इसको देखो थोड़ा सा इस तरीके से लिख रही हूँ, HCOOH और यहाँ है CH3COOH। ठीक है, यहाँ बेटा आपको देखना है कि जो फॉर्मिक एसिड है उसमें कार्बोनिल ग्रुप से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। कार्बोनिल ग्रुप से क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, जिसका कोई +I इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एसिटिक एसिड में कार्बोनिल ग्रुप से कौन जुड़ा हुआ है बेटा, आपका मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिसका +I इफेक्ट होता है। ये क्या करता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को कहाँ, आपके कार्बोनिल कार्बन की ओर क्या करेगा, पुश करेगा, जिससे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में ज़्यादा कमी नहीं आएगी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में ज़्यादा कमी नहीं आएगी तो क्या होगा, यहाँ पे H+ इजी वे में नहीं निकल पाएगा। ठीक है, H+ यहाँ पे इजी वे में नहीं निकल पाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप क्या कहेंगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ग्रुप विच हैव +I इफेक्ट। ठीक है, तो आप ये बता सकते हो, यानी कि मिथाइल ग्रुप के +I इफेक्ट के कारण जो आपका एसिटिक एसिड है उसकी जो एसिडिक नेचर है वो कम हो जाती है, किससे, फॉर्मिक एसिड से। ठीक है, तो आप ये बता देंगे इसमें। उसके बाद में क्या है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एल्डिहाइड से। ऐसा क्यों बेटा, आप सबको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं और उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसोसिएशन इतना जबरदस्त हो जाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड अपने डाइमर की फॉर्म में पाए जाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड अपने डाइमर की फॉर्म में पाए जाते हैं। तो आप बता देंगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर हायर देन एल्डिहाइड्स। और आप ये भी कह सकते हो कि द कार्बोक्सिलिक एसिड आर प्रेजेंट इन डाइमर फॉर्म। ठीक है, तो आप यहाँ पे डाइमर बना के दिखा देंगे, RCOOOH।
ठीक है, और इधर आप बनाएंगे RCOOH, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और यहाँ पे भी क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। कार्बोक्सिलिक एसिड किसकी फॉर्म में आ गया बेटा, डाइमर की फॉर्म में आ गया। तो आप बता सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एल्डिहाइड से क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद में क्या है, ड्रॉ द ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप का आपको क्या बनाना है बेटा, ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कार्बोनिल ग्रुप वही आपका C डबल बॉन्ड में O है, ठीक है। इसका आपको क्या बनाना है, आप सब दोनों को आपको पता है बेटा, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2 है। दोनों के ऊपर कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के ऊपर एक p ऑर्बिटल क्या रहेगा, अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा। तो देखिए आप कुछ इस तरीके से बनाएंगे CO, ठीक है। इन दोनों के पास क्या होंगे, तीन तीन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे, ठीक है, जिनमें से एक एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या कर लेंगे बेटा, सिग्मा बॉन्डिंग कर लेंगे। दोनों के ऊपर एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड क्या होगा, p ऑर्बिटल होगा, ठीक है। और ये क्या करेंगे, पार्शियल ओवरलैपिंग करेंगे, जिससे कि किसका फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपके कार्बोनिल, यहाँ पे जो कार्बन है इसके दो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, वो किससे ओवरलैपिंग करेंगे, एल्काइल ग्रुप के साथ क्या कर लेंगे बेटा, ओवरलैपिंग कर लेंगे, या फिर हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग कर लेंगे। यहाँ ये आपका ऑक्सीजन है, इसके ऊपर क्या, इसमें क्या पाए जाएंगे, इसके sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में इसके लोन पेयर पाए जाएंगे। तो ये क्या है, कार्बोनिल ग्रुप का क्या है बेटा, स्ट्रक्चर बनाई है अपन ने, है ना, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर इसकी बना दी है। इसके बाद में देखिए, राइट द नेम ऑफ एस्टर यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव। इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है वापस से, फूड प्रिजर्वेटिव ये आपका आएगा सोडियम बेंजोएट। क्या आएगा आपका, सोडियम बेंजोएट किसकी फॉर्म में यूज होता है, फूड प्रिजर्वेटिव की फॉर्म में यूज होता है बेटा, है ना। इसके बाद में क्या है, देखो रोजेन, उसके बाद में रोजेंड मुंड रिडक्शन अपन पहले भी कर चुके हैं कि जब एसाइल क्लोराइड है उसका हम क्या करें, हाइड्रोजिनेशन करवाएं या रिडक्शन करवाएं, किसकी प्रेजेंस में, PDBaSO4 की प्रेजेंस में। तो क्या बनता है बेटा, एल्डिहाइड बनता है। ये आपकी कौन सी रिएक्शन है, रोजेन मुंड रिएक्शन है ना। इसको रोजेन मुंड रिडक्शन की फॉर्म में हम जानते हैं। अब है केनीजारो, कौन सी रिएक्शन है बेटा, केनीजारो रिएक्शन है, केनीजारो रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, केनीजारो। याद रखो केनीजारो रिएक्शन में, केनीजारो रिएक्शन कौन देगा, ऐसे एल्डिहाइड देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होंगे। कौन से एल्डिहाइड देंगे, ऐसे एल्डिहाइड इस रिएक्शन को शो करते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं बेटा, एब्सेंट होते हैं। अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, इनमें एब्सेंट होते हैं। जैसे कि आपका है कौन, एक तो आपका फॉर्मेल्डिहाइड, एक आपका कौन, बेंजेल्डिहाइड, ठीक है, एक आपका क्लोरल, CCl3CHO। ये क्या करते हैं, ये केनिजारो रिएक्शन को शो करते हैं। तो मैं मान लो कि मैंने केनिजारो रिएक्शन में किसको लिया है, फॉर्मेल्डिहाइड को लिया है। ये केनिजारो रिएक्शन में फॉर्मेल्डिहाइड को लिया है। ये फॉर्मेल्डिहाइड क्या करता है, किसकी प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेट NaOH की प्रेजेंस में क्या होगा, दो मॉलिक्यूल मैंने लिए हैं बेटा, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा और एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा साइमल्टेनियसली, यानी कि साथ साथ, ठीक है। तो देखो अगर फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तब तो वो बनाता है क्या, ऑक्सीडेशन होगा तब तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, लेकिन साथ में यहाँ पे क्या है, एसिड है, साथ में यहाँ पे बेस प्रेजेंट है। तो एसिड और बेस की रिएक्शन से यहाँ पे सॉल्ट बन जाएगा, और सॉल्ट कौन सा बनेगा, हमने फॉर्मिक एसिड लिया है तो सॉल्ट बन जाएगा सोडियम फॉर्मेट, ठीक है। अब रिडक्शन से क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड के रिडक्शन से एक ही कार्बन है, और आप सबको पता है कि एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। अब एक कार्बन वाला एल्कोहल कौन सा होता है आपका, मिथेनॉल। कौन सा होता है बेटा, मिथेनॉल। तो यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से तो हमें मिलेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, और रिडक्शन से मिलेगा हमें मिथेनॉल। यानी कि केनिजारो रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, यानी कि केनिजारो रिएक्शन ऐसे एल्डिहाइड शो करते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होते हैं। उसमें
2 मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड हम लेते हैं किसकी प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और दूसरे मॉलिक्यूल का क्या होता है, रिडक्शन होता है साइमल्टेनियसली। ठीक है, आप इस चीज को ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद में क्या है आपका, draw the tetrahedral intermediate formed by nucleophilic attack on carbonyl carbon in nucleophilic addition reaction। बेटा याद रखो, कार्बोनिल कार्बन, अभी जस्ट हम बात कर रहे थे, कार्बोनिल कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, जब इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो क्या होता है बेटा कि कार्बोनिल कार्बन में जो कार्बन से है ऑक्सीजन जुड़ा होता है, तो इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसकी ओर जाते हैं, ऑक्सीजन की ओर जाते हैं। ठीक है, और अब ये यानी कि ऑक्सीजन तो हो गया डेल नेगेटिव और आपका कार्बन हो गया डेल पॉजिटिव। इसके ऊपर अटैक करेगा कौन, आपका न्यूक्लियोफाइल। कौन अटैक करेगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी, यानी कि ये आपका O नेगेटिव, यहाँ इसके ऊपर आके जुड़ जाएगा आपका NU, यानी कि यहाँ पे आपने क्या देखा कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, अब कौन से sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में कन्वर्ट हो गया और इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये आप ध्यान देंगे। इसके बाद में क्या है,